माय डियर हाई स्कूल स्टूडेंट, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत आपको प्रोज का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। ये प्रोज का फर्स्ट चैप्टर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। मेरे प्रिय बच्चों, ए लेटर टू गॉड ये आपका चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रत्येक तरह से इसको आप समझेंगे। यदि आप इस लेसन को समझ गए तो आपके लिए सारी दुविधा, सारे जो है आपकी जो स्ट्रगल है जिसके बारे में आप समझते हैं कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। क्वेश्चन के आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर, मल्टीपल चॉइस जो भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हल कर पाने में पूरी तरह से आप सक्षम हो पाएंगे। तो हम प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग को स्पेलिंग करते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि इस चैप्टर का जो टाइटल है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का मतलब क्या होता है? ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है ईश्वर को एक पत्र। लेटर का मतलब होता है पत्र और गॉड का मतलब होता है ईश्वर, यानी ईश्वर को एक पत्र। द क्वेश्चन अराइजेस, प्रिय बच्चों ध्यान देंगे कि ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर को एक पत्र कहाँ से, क्यों और कैसे लिखा गया, किसने लिखा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस स्टोरी में मिलेंगी। इसमें एक फार्मर की स्टोरी है जो कि लैंचो नाम का एक फार्मर है। वो ईश्वर को पत्र लिखता है। कब लिखता है? जब उसकी फसल ओले के कारण पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तो वो ईश्वर से मदद के लिए उसके पास पत्र लिखता है और उसको जाकर के स्वयं पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है। और जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर उसको पाते हैं तो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है, बहुत ही सरप्राइज में हो जाते हैं कि कैसा व्यक्ति है जिसने ईश्वर की पत्र को लिखा है। जब पत्र को खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है 100 पैसे उसकी मांग की गई थी उसमें, तो पैसों की मांग की गई थी 100। तो इसको देखते हैं वो लोग, तो फिर पुनः वो जो है उसकी हेल्प करते हैं आपस में पैसों को जुटा करके, और लैंचो को आधे से अधिक पैसे प्राप्त हो पाते हैं। लैंचो जब पैसों को प्राप्त करता है उसके पश्चात वह ये सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयर हैं इन्होंने ही पैसे को चोरी कर लिया है, अर्थात मुझ तक पूरे पैसे नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस तरह से वो डाउट करता है और गार्ड पर 100% उसकी आस्था बनी हुई दिखाई पड़ती है। तो इस पूरे स्टोरी में हम ये देखेंगे कि जब किसी की आस्था ईश्वर के प्रति हो जाती है, अटूट हो जाती है, तो कभी भी टूटती नहीं है और उसके आस्था के अनुसार उसको रिजल्ट भी मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान देंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन स्पेलिंग करूंगा और पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई करूंगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। द हाउस, द हाउस का मतलब होता है वह मकान। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, द ओनली वन इन द इंटायर वैली का मतलब पूरी घाटी में अकेला। द ओनली वन इन द इंटायर वैली का मतलब पूरी घाटी में अकेला। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण या पूरा, वैली मीन्स होता है घाटी। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, कहाँ पर था? जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। कहाँ पर स्थित था? सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो पहाड़ की चोटियां होती हैं ना, तो निचली पहाड़ी की चोटी पर वो घर स्थित था। पुनः देखेंगे इस लाइन को, जो अर्थात वो जो मकान एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और एक पूरी घाटी में अकेला था। कैसा था वो? पूरी घाटी में अकेला था, क्योंकि और कोई मकान वहां पर नहीं था। अब आप इस चैप्टर के जो लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप माइंड में फीड करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। सारी चीज़ें आप समझते हुए आगे चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे और आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होने वाली है मेरे प्रिय बच्चों। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो पाएँ और दूसरे लोग को भी शेयर करेंगे, दूसरे स्टूडेंट को, जिससे वहाँ तक भी हमारा वीडियो पहुँच पाए। और हम आपके लिए पूरी तरह से जो आने वाली परीक्षा आपकी बोर्ड एग्जाम है उसमें पूरी तरह से प्रिपरेशन के लिए वीडियो आपको देता रहूँगा। तो आगे देखेंगे। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। फ्रॉम दिस हाइट का मतलब इसकी ऊंचाई से, जो ये मकान जहाँ पर स्थित था इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर अर्थात कोई भी देख सकता था। क्या देख सकता था? रिवर, रिवर मीन्स नदी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न,
और जो खेत था उसको भी देख सकता था। जो तैयार फसल था, राइप कार्न का मतलब होता है मक्के की फसल। तो कुछ जगह पर लिखा हुआ है कि धान की फसल, तो यहाँ पे कार्न का मतलब मक्के की फसल से माना जाता है। तो राइप कार्न का मतलब होता है जो पकी फसल थी उसको देखा जा सकता था। डार्टेड विद द फ्लावर्स, जिसमें कि पूरी तरह से फसल में फूल, जो फूलों से लदे हुए थे, वो फसल कैसी दिखाई पड़ती थी, फूलों से लदी हुई दिखाई पड़ती थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा ये वादा करती थी। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, जो हमेशा वादा करती थी क्या, एक गुड हार्वेस्ट। एक गुड हार्वेस्ट का मतलब होता है एक अच्छी फसल का, यानी एक अच्छी फसल का वो फसल वादा करती थी। क्यों? क्योंकि उसके जो यहाँ लक्षण बताए गए हैं कि फूलों से लदी हुई फसल थी। और उस ऊंचाई से हम क्या देख सकते थे, रिवर देख सकते थे, नदी को, और पके अनाज की फसल को देख सकते थे जो कि फूलों से लदे हुए थे। तो जो कि हमेशा वादा करते थे किसके लिए, एक अच्छी फसल होने का, अर्थात एक अच्छी फसल के लिए सदा जो वादा करते थे। ये हम यहाँ तक समझेंगे। आगे देखेंगे, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन प्योर। द ओनली थिंग माने केवल एक चीजें थी, वो क्या थी, द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी को जरूरत थी केवल एक चीज की, नीडेड वाज डाउन प्योर। डाउन प्योर का मतलब होता है वर्षा की जरूरत थी। आर एट लिस्ट ए शोर, शोर का मतलब होता है बौछार, अर्थात वर्षा या हल्के मतलब बरसात, बौछार की आवश्यकता थी। किसको, जमीन को, पृथ्वी को। आगे देखेंगे, थ्रो आउट द मॉर्निंग। थ्रो आउट द मॉर्निंग का मतलब होता है कि सारी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग का पूरी सुबह कह सकते हैं इसको, थ्रू आउट द मॉर्निंग अर्थात पूरी सुबह। लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, जो अपने खेत के बारे में जानता था। हु न्यू हिज फील्ड मतलब जो अपने खेत को जानता था। इंटाइमेटली का मतलब होता है कि पूरी तरह से, अर्थात जो अपने खेत को पूरी तरह से नज़दीक से जानता था, करीब से जानता था। जो कृषक अपनी अच्छी तरह से खेती करते हैं, वो अपने खेत के विषय में पूरी तरह से जानते हैं कि हमारे खेत में क्या कमी है, क्या हमको डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो लैंचो जो था वो पूरी तरह से अपने खेतों के विषय में नज़दीकी से जानता था, पूरी तरह से जानता था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। आगे देखेंगे, हैड डन नथिंग इल्स। हैड डन नथिंग इल्स का मतलब कि इसके सिवा वो और कुछ नहीं कर सकता था। बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तरी और पूर्वी दिशा में वो बादलों को देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया था। तो इसको इस तरह से समझेंगे कि वह जो है उत्तर और पूर्व दिशा की आकाश की ओर देखने के सिवा, देखते रहने के सिवाय कुछ भी नहीं किया था। ऐसा क्यों करता था, क्योंकि उसको ये आवश्यकता थी कि बारिश हो, इसलिए वो प्रायः बादल की ही तरफ दिखा करता था, उत्तर और पूर्व की तरफ से। क्योंकि उत्तर और पूर्व की तरफ से बादल प्रायः उठते थे, घिरते थे और बारिश होती थी, इसलिए वो पूर्व और उत्तर की दिशा में देखा करता था। प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। ये स्पीच किसकी है, ये स्पीच लैंचो की ही है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम अब वास्तव में जल को प्राप्त करने जा रहे हैं। ओमेन, ओमेन का मतलब औरत। वो किससे कह रहा है इस बात को, अपनी औरत से कह रहा है। तो ओमेन यहाँ पर उसकी औरत के विषय में बताया गया है। आगे देखेंगे, द ओमेन, जो औरत है, उस औरत ने, हु मीन्स जो, वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सुपर, सुपर का मतलब होता है कि रात्रि के भोजन को बनाना। वहाँ यहाँ पर सुपर का प्रयोग किया जाता है कि वो जो है रात्रि के खाने को तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, अर्थात जो स्त्री, वो स्त्री जो थी रात्रि का भोजन जो बना रही थी, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, ध्यान देंगे, यस, यस मीन्स हाँ। गॉड विलिंग, गॉड विलिंग का मतलब होता है ईश्वर की इच्छा या परमात्मा की इच्छा, इस तरह से उसने कहा। द ओल्डर बॉयज बियर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है प्यारे बच्चों, ओल्डर का मतलब आप बूढ़े से मत समझिएगा, ओल्डर का मतलब बड़े से होता है। जैसे कोई लड़का जो है 1 ईयर का है, 5 ईयर का है, तो उसके लिए 5 ईयर ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड का हम प्रयोग करते हैं, इस तरह से समझेंगे। द ओल्डर बॉयज बियर वर्किंग इन द फील्ड, अर्थात जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में कार्य कर रहे हैं। कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, खेत में कार्य कर रहे हैं थे।
द ओल्डर बॉयज वी आर वर्किंग इन द फील्ड, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसको भी समझते चलिएगा। ध्यान दें, द ओल्डर बॉयज वी आर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में कार्य कर रहे थे। व्हाइल, व्हाइल का मतलब जबकि। द स्मॉलर वंस वी आर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे, छोटे वो क्या थे, क्या थे, नियर द हाउस का प्लेइंग नियर द हाउस का मतलब घर के पास में खेल रहे थे। जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, ध्यान देंगे यहाँ पर, अनटिल, अनटिल का मतलब उसी वक्त, तब तक। द वोमेन कॉल टू देम ऑल, तब तक स्त्री ने उन सबों को बुलाया। टू देम ऑल का मतलब उन सबों को बुलाया। कम फॉर डिनर, किसके लिए बुलाया प्यारे बच्चों, तो किसके लिए बुलाया, वोमेन ने बुलाया उनको भोजन करने के लिए, अर्थात भोजन करने के लिए, उस औरत ने खाने के लिए आ जाओ, इस तरह से बुलाया। कम फॉर डिनर का मतलब खाने के लिए आ जाओ, उस औरत ने बुलाया। आगे देखेंगे, इट वाज ड्यूरिंग द मील, क्योंकि खाने का जो है समय था, खाने का समय हो गया था। आगे देखेंगे, दैट जस्ट एज, दैट जस्ट एज, यहाँ पर ध्यान देंगे कि बिल्कुल जैसे ही, दैट जस्ट एज का मतलब बिल्कुल जैसे ही, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, बिल्कुल जैसे ही लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बिग ड्रॉप का मतलब होता है बड़ी बड़ी बूंदें, अर्थात बड़ी बूंद गिरना प्रारंभ हो गई। बिगेन टू फॉल का मतलब गिरना प्रारंभ हो गई, बड़ी बूंद गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन, ह्यूग मीन्स होता है विशाल, माउंटेन्स मीन्स होता है पर्वत की तरह, आप क्लाउड्स मीन्स तो होता है बादल, अर्थात पूर्व और उत्तर दिशा से, नॉर्थ ईस्ट पूर्व और उत्तर दिशा में विशाल पर्वत की तरह से बादल जो है क्या हुए थे, छा गए थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, घिरे हुए दिखाई पड़, देखे जा सकते थे, अर्थात जो है पूरी तरह से जो है बादल छा गए थे, जो पूर्व दिशा में बादलों को विशाल रूप से पर्वत के समान जो है देखे जा सकते थे, अर्थात देखा जा सकता था उनको। आगे देखेंगे, बिग ड्रॉप्स ऑफ, हाँ यहाँ पर देखेंगे, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े विशाल पर्वत के समान बादलों को देखा जा सकता था पूर्व और उत्तर की दिशा में। द ईयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी बच्चों, द ईयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्रत्येक लाइन को आप समझते हुए आगे बढ़िएगा। द ईयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मतलब मधुर थी। आगे देखेंगे, द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, पहले इतना समझिए, आदमी, आदमी किसके लिए प्रयोग किया गया, लंचों के लिए। बेंट आउट का मतलब बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन मतलब कोई और दूसरे कारण से नहीं। दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को प्राप्त करने के लिए बाहर गया, और कोई कारण नहीं था बाहर जाने का, लंचों के बाहर जाने का और कोई कारण नहीं था, वर्षा के बूंदों का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया हुआ था। जैसा कि आप लोग भी जाते हैं, जानते हैं बच्चों, जब बरसात होती है तो बच्चे क्या करते हैं, आप लोग भी जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, भीगते हैं, आनंद लेते हैं, तो उसी तरह से वो भी बाहर गया हुआ था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस हुआ, ही exclaimed, जब वो वापस हुआ तो उसने एकदम से कहा, या कहा, exclaim का मतलब यहाँ पर इस तरह से लेंगे कि जैसे कोई चीज़ कही जाए एक आश्चर्य रूप में, सरप्राइज के रूप में, तो ऐसा भी समझ सकते हैं यहाँ पर। तो उसने कहा, क्या कहा, दीज आर रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिरने वाले रेन ड्रॉप्स हैं, वर्षा की बूंदें हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, अर्थात ये आकाश से गिरने वाले वर्षा की बूंदें नहीं हैं, अर्थात ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। फिर क्या गिर रही हैं, आगे देखिए, दे आर न्यू कॉइन्स, ये वह नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स का मतलब नए सिक्के हैं। क्या बता रहा है आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर क्वेश्चंस, ध्यान देंगे, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, पाइसेस, ध्यान देंगे, जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट के बराबर, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंद है वो किसके बराबर है बच्चों, जो छोटी बूंद है वो किसके बराबर है, द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो गिर रहा है आसमान से,
वर्षा की बूंदें जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर ना न्यू कोइंस, वो एक नए सिक्के के रूप में हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, पैसे के बराबर। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। इसको इसने उस तरह से बताया। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, लाइन को पूरी तरह से समझते चलेंगे, प्रत्येक पंक्ति को। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब होता है संतुष्टपूर्ण भाव से। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टपूर्ण से, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव से। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि संतुष्टिपूर्ण भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अर्थात पूरी संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को, राइप कॉर्न का मतलब होता है पके अनाज को, इसके फूलों के खेतों में देखा। कहाँ पर देखा? रिगार्डेड विथ इट्स फ्लावर्स, जो कि फूल लगे हुए थे, फूलों से लदे हुए थे। तो बड़े ही संतुष्टि भावपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को फूलों से लदे हुए देखा। आगे देखेंगे फसल को देखा। आगे देखेंगे ड्रैप्ड इन, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ड्रैप्ड इन, हाँ देखिए बच्चों, ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रैन, डीप ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रैन। कर्टन मीन्स होता है पर्दे की तरह से किसी कोई चीज़ ढक दिया जाए। ऑफ रैन का मतलब बरसात, अर्थात जो वर्षा के आवरण से ढके हुए थे। वो फसल कैसी दिखाई पड़ रही थी? कि वर्षा के आवरण से ढकी हुई दिखाई पड़ रही थी। बट सडनली, बट सडनली का मतलब होता है परंतु अचानक ही, परंतु अचानक ही। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलना प्रारंभ हो गई। अचानक ही तेज हवा चलना प्रारंभ हो गई। एंड एलॉन्ग विद द रेन, अर्थात बरसात के पश्चात, अर्थात तेज हवा चलना प्रारंभ हो गई थी। और वर्षा के तुरंत पश्चात, अर्थात वर्षा के बाद जो है, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, यानी बड़े बड़े ओले पड़ना प्रारंभ हो गए थे। बड़े बड़े ओला, जैसे बरसात के पश्चात जो है क्या हुआ था कि बड़े बड़े जो है ओले पड़ना प्रारंभ हो गए थे। आगे देखेंगे ये लाइन, दीज ट्रूली डिड रिसेम्बल्स सिल्वर क्वींस। दीज ट्रूली का मतलब ये ही, निश्चित रूप से, ये यहाँ बता रहा है कि ये निश्चित रूप से जो वास्तव में ही नए, डिड रिसेम्बल्स न्यू सिल्वर क्वींस, नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। रिसेम्बल्स का मतलब होता है एक तरह से मिलना जुलना। तो बता रहा है दीज ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर क्वींस, ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के की तरह मिलते जुलते हुए से के समान दिखाई पड़ते थे। जो बर्फ जो गिरता था, जो ओले पड़ रहे थे, तो बर्फ जो है सफ़ेद होता ही है। तो यहाँ पर उसको सिल्वर क्वाइंस के रूप में बता रहा है। आगे देखेंगे द बॉयज स्पॉइजिंग, द बॉयज स्पॉइजिंग, अर्थात लड़के वर्षा में भीजते हुए। द बॉयज स्पॉइजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अर्थात लड़के जो है वर्षा में जो है भीजते हुए पूरी तरह से जमी हुई मोती, फ्रेज, यहाँ पर ध्यान देखिए फ्रोजन पल्स लिखा हुआ है। फ्रोजन पल्स का मतलब होता है जमी हुई मोतियों को, मोती के समान जो है जो सफ़ेद था, अर्थात लड़के जो है जमी हुई मोतियों को इकट्ठा कर, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, अर्थात वर्षा में भीजते हुए लड़के जमी हुई मोतियों की तरह उस वर्षा में जो क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। उस मोतियों को क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। जैसे आप लोग भी ओले पड़ने पर जो है बर्फ को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और किस तरह से वो दिखाई पड़ता है, मोती के समान दिखाई पड़ता है प्यारे बच्चों। उसी तरह से जो बच्चे थे, लड़के थे, वे वर्षा में जो है भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए क्या कर रहे थे, टू द रैन आउट, अर्थात बाहर दौड़े हुए थे, अर्थात बाहर वो जो है दौड़े हुए थे, अर्थात बाहर जा रहे थे। क्या इसलिए कि उस मोती को इकट्ठा करना था उनको। आगे देखेंगे इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। कौन आदमी ने कहा? लैंचो की बात यहाँ आ रही है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब निश्चित रूप से ही बुरा हो रहा है। आगे देखेंगे आई होप, मैं आशा करता हूँ, अर्थात मुझे आशा है। इट पासेस क्विकली,
यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली मतलब ये शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ या शीघ्र ही नहीं गुजरा। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है प्यारे बच्चों, देखेंगे इसको। इट डिड नॉट पास क्विकली का मतलब ये शीघ्रता पूर्वक नहीं गुजरा, अर्थात ये शीघ्रता पूर्वक जो है समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रैंड ऑन द हाउस, ये जो बरसात थी, जो ओलावृष्टि थी, ये होती रही थी। ऑन द हाउस कहाँ पर होती रही? घर पर होती रही। द गार्डन, बाग में। द हिल साइड, पहाड़ी पर अर्थात पहाड़ी की तलहटी पर होती रही। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेत जो थे वहाँ पर होती रही। ऑन द होल वैली, होल वैली का मतलब संपूर्ण घाटी में होती रही। कहने का मतलब है कि जो ओलावृष्टि थी ये इन इन जगहों पर पूरी तरह से होती रही थी। आगे देखेंगे, द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड वाज वाइट का मतलब खेत सफेद हो गया, द खेत सफेद हो गए थे। द फील्ड वाज वाइट, क्यों सफेद हो गए थे? क्योंकि ओले की वृष्टि हो रही थी। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, किस रूप में वो दिखाई पड़ रहा था? जैसे कि उस पर नमक बिखेर दिया गया हो या नमक से उसको ढक दिया गया हो। नमक भी सफ़ेद होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं। तो यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है, जो है हेल स्टोन को किससे कंपेरिजन किया गया है? साल्ट से किया गया है कि उसे ऐसा लगा कि उसके ऊपर नमक बिखेर दिया गया है, अर्थात फसलों पर क्या बिखेर दिया गया है? खेत में नमक बिखेर दिया गया है। आगे देखेंगे, नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, अर्थात जो पेड़ थे, जो पौधे लगे हुए थे, जो खेत था, उस खेत में जो है पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बची हुई थी। नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन ट्रीज का मतलब वृक्ष में एक भी पत्ते नहीं बचे। आगे देखेंगे, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो थी, कॉर्न की फसल जो थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। यहाँ पे कॉर्न का मतलब आप यही समझेंगे, कॉर्न का मतलब होता है जो मक्का होता है, मक्के की फसल के लिए हम कॉर्न का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो यही समझेंगे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अर्थात जो फसल थी मक्के की वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स बियर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से क्या होते हो गए थे? चले गए थे, जा चुके थे, गिर गए थे, ये समझेंगे। लैंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो की आत्मा, सोल मीन्स होता है आत्मा, लैंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अर्थात लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। ये सेंटेंस प्यारे बच्चों आपका पैसिव वॉइस में है, इसको आपको समझना होगा। आपको ग्रामर जब हम बताएंगे, ग्रामर में हम बता भी चुके हैं, पैसिव वॉइस के रूप में सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब वाज का प्रयोग करके उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन रहा है कि लैंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, अर्थात उसकी आत्मा को भरने वाला कोई था, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग हो गया। आगे देखेंगे, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान खत्म हो गया था, अर्थात स्टॉर्म जो है बंद हो गया था। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? ए प्लेगू ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ए प्लेगू का मतलब होता है टिड्डियों का समूह, लोकट्स, ए प्लेगू ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अर्थात जो टिड्डियों का समूह जो तो टिड्डी दल होता है, इस भी जो है जो नष्ट करता है फसल को, अर्थात टिड्डियों का जो समूह है वो भी इससे ज़्यादा पीछे कुछ ना कुछ छोड़ देता है, अर्थात टिड्डियाँ जो नुकसान करती हैं फसल में तब भी कुछ ना कुछ वो छोड़ देती हैं। मोर देन दिस का मतलब इसकी अपेक्षा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, वो कह रहा है कि जो ये जो हेल है, जो अर्थात जो बर्फ की बारी हुई है, बर्फबारी हुई है, अर्थात जो बर्फ गिरा है, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आगे देखेंगे, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अर्थात इस वर्ष हमारे लिए अनाज नहीं है, अर्थात इस वर्ष हमारे लिए जो है क्या है? इस वर्ष हमें बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा, ऐसा समझेंगे। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अर्थात इस वर्ष हमको पूरी तरह से अनाज विहीन रहना पड़ेगा।
दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, अर्थात वह एक दुखद भरी रात थी उसके लिए। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, अर्थात उसके लिए एक दुखद भरी रात थी वह। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उसके सारे जो कार्य थे वो क्या हो गए थे, बेकार हो गए थे, अर्थात व्यर्थ हो गए। दीज आर देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वो कहता है ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अर्थात ऐसा कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी जो है इस वर्ष क्या रहेंगे, भूखों रहेंगे, अर्थात हम इस वर्ष कैसे रहेंगे, भूखा रहना पड़ेगा या भूखा रहेंगे, भूखे रहेंगे हम लोग। आगे देखेंगे, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल का मतलब होता है सबों के हृदय में, परंतु सबों के हृदय में, अर्थात उस परिवार में जो भी लोग थे, जो भी सदस्य थे, सबों के हृदय में, हु लिव्ड इन दिस दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, जहाँ पर इन द मिडिल ऑफ द वैली, अर्थात घाटी के मध्य में जो भी लोग उस अकेले घर में रहते थे, उनके सभी लोगों के हृदय में क्या था भाई, देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, अर्थात ईश्वर की मदद की आशा थी। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, डोंट बी सो अपसेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके लिए, डोंट बी सो अपसेट, और इसको इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में जानेंगे। डोंट बी सो अपसेट, अर्थात इसका मतलब हो गया कि डोंट बी सो अपसेट, कि इतना अधिक मत घबराओ। डोंट बी सो अपसेट का मतलब इतना अधिक मत बेचैन हो, मत घबराओ। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यप यह एक पूर्ण विनाश की भांति है, पूर्ण विनाश की भांति तथा पूर्ण विनाश की स्थिति में है। इवन दो दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, लाइक ए टोटल लॉस का मतलब होता है कि पूरी तरह से पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, अर्थात कोई भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। यह किसने कहा, लैंचो ने कहा। किससे कहा, अपने परिवार वालों से कहा, अपने बच्चों से कहा। क्यों कहा, क्योंकि बच्चों उसकी फसल नष्ट हो गई थी, उसको बहुत ही ज्यादा कष्ट था। आगे देखेंगे, इस सेंटेंस को हम आगे आपको बताने के लिए पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। दैट्स व्हाट दे से, दैट व्हाट दे से, अच्छा लोगों का कहना है, लोग ये भी कहते हैं, कहने का मतलब लोग जो है, जो जन समूह होता है, जो लोग होते हैं, यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट्स व्हाट दे से, अर्थात लोगों का यह कहना है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, अर्थात कोई भी भूख से नहीं मरता। अर्थात लोगों का यह कहना है, लोग ये कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। आगे देखिएगा, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट का मतलब पूरी रात्रि। लैंचो थॉट वनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो सोचता रहा, केवल क्या सोचता रहा, वन होप का मतलब केवल एक आशा के बारे में लेंचो सोचता रहा। वन होप का मतलब एक आशा को लेकर लेंचो सोचता रहा। थॉट ओनली ऑफ हिज वन थॉट ऑल थ्रू द नाइट, अर्थात पूरी रात्रि लेंचो एक ही विचार को सोचता रहा, अर्थात एक ही आशा को लेकर के वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, क्या सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, ईश्वर की मदद के बारे में सोचता रहा, कि परमात्मा की सहायता की आशा ये लेकर के वो सोचता रहा। आगे देखेंगे, हुज आइज, हुज आइज का मतलब होता है जिसकी दृष्टि या जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा लग रहा था कि जिसकी आंखें, जिसकी दृष्टि जो है एक निरीक्षण के रूप में, अंतरात्मा के रूप में दिखाई पड़ती थी, पूरी तरह से
जो है सरबत दिखाई पड़ती थी, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता था, उसकी दृष्टि पर सब कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती थी, देखता था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, अर्थात जो चीज़ें बहुत ही गहराई में होती थी, जिसके बारे में हम आप पहुंच भी नहीं सकते, ऐसा लगता था कि उसकी आंखें जो है सर्वत्र जो है हर चीज़ों को क्या करती थी, देख रही थी। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब भी कोई इंसान किसी मुसीबत में होता है और परेशान होता है, तो उसकी जो निगाहें होती हैं, वो निगाहें बहुत दूर तक देखती हैं। मन तो चलता ही है, साथ साथ उसकी निगाहें भी बहुत दूर तक चलती हैं, कोई भी चीज़ उससे छुप नहीं पाती है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर आगे देखिएगा, लैंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखेंगे, लैंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक मेहनती आदमी था, परिश्रमी आदमी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आक्स ऑफ ए मैन का प्रयोग करते हैं। आक्स मीन्स होता है बैल, जैसे बैल को हम जहाँ भी चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं, जैसा भी कार्य करवाना चाहते हैं कराते हैं, वो जो है कार्य करता रहता है बिना किसी आशा के। अब बैल को क्या आशा होती है, बैल को सिर्फ भोजन की ही आशा होती है, रहने की आशा होती है, और क्या आशा होती है। उसी तरह से लैंचो भी अपने काम से काम रखता था, बहुत ही परिश्रमी था, तो इसलिए इसको कहा गया लैंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन। लैंचो क्या था, एक बहुत ही मेहनती आदमी था। इस तरह से हम इसको समझेंगे। यहाँ पर आगे देखें, हाँ प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पर, लैंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन। अब ऐसा भी कहते हैं यहाँ पर कि लैंचो एक बैल की तरह बहुत मेहनती था। तो लैंचो जो भी मेहनती होते हैं उनके लिए फ्रेज है कि लैंचो वाज एन आक्स ऑफ मैन। आक्स ऑफ मैन होने का मतलब होता है एक परिश्रमी आदमी होना, मेहनती होना। तो लैंचो एक जो है बहुत ही परिश्रमी था, बैल के समान। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो खेतों में कार्य कैसे करता था, लाइक एन एनिमल आगे लिख दिया गया, पशु की तरह कार्य करता था। जैसे पशु मेहनत से कार्य करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उसी तरह से वो भी कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, अर्थात लिखना उसको आता था। समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर, परंतु जो है वो लिखना जानता था। आगे देखेंगे, द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। द फॉलोइंग संडे का मतलब आने वाले रविवार को। एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है कि जब दिन समाप्त होने को था। यहाँ पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि उसने जो है इस सेंटेंस को, हाँ देखेंगे बच्चों कि आने वाले रविवार को, द फॉलोइंग संडे का मतलब आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक यानी कि सुबह सवेरे, यानी कि डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है जहाँ पर सुबह के समय को कहा जाता है, यहाँ पर कि सुबह के समय अर्थात सुबह सवेरे ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। विच ही हिमसेल्फ, जिसको वो स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, कहाँ पर लेकर गया, उस पत्र को स्वयं ही कस्बे में लेकर गया, अर्थात नगर को लेकर गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक में डाल दिया। प्लेस का मतलब होता है डाल देना, मेल का मतलब होता है डाक, और उसे कहाँ डाल दिया, डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, अर्थात वह ईश्वर को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस का मतलब वो कम कुछ भी नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड का मतलब ईश्वर को लिखे गए पत्र से, अर्थात वो ईश्वर से लिखे गए पत्र से कुछ भी कम ना था जो उसने उस पत्र में लिखा था। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, हाँ ये पैसे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा उसने पत्र में। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि लैंचो ने जो भी पत्र में लिखा वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है आपके लिए। तो अब देखेंगे, गॉड, क्या लिखा उसने पत्र में, उसने क्या लिखा, गॉड ही रोट, अर्थात उसने लिखा गॉड, सबसे पहले क्या लिखा, गॉड, ईश्वर या परमात्मा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे या नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार,
एंड आई और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर इस वर्ष भूखे रहेंगे। ये किसने लिखा? लैंचो ने लिखा। किसको लिखा? गॉड को लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। प्यारे बच्चों पूरी तरह से आप समझेंगे। आई नीड का मतलब होता है कि मुझे जरूरत है। ये 100 पेसोस अर्थात मुझे क्या जरूरत है? मुझे जो है 100 पेसोस की जरूरत है। देखेंगे इस सेंटेंस को कि मुझे जो है मेरे परिवार को जो है किसकी ज़रूरत है? 100 पेसोस की ज़रूरत है, अर्थात मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। इसको इस तरह समझेंगे, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, यानी अपनी फसल की बुआई के लिए क्या करेंगे? उससे हम अपनी फसल को बुआई के में लगाएंगे। अगेन पुनः के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार नहीं होती तब तक जीने के लिए, अर्थात 100 पेसोस को हम क्या करेंगे कि अगली बुआई में उसका इस्तेमाल करेंगे, और जब तक फसल तैयार नहीं होती तब तक हम जीने के लिए अर्थात जीवित रहने के लिए उसका हमको आवश्यकता है पैसे की। आगे देखेंगे, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने, हेल स्टॉर्म आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है, जैसे पत्र लिखा जाता है कभी कभी कोई चीज लिख करके आगे डॉट डॉट कर देते हैं, इसका मतलब आगे समझ जाइए। देखेंगे उसने नीचे, आगे देखेंगे नीचे की लाइन में प्यारे बच्चों देखेंगे, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर को, ऑन द इन्वॉल्व अर्थात उसने लिफाफे पर लिखा, लिफाफे के ऊपर, टू गॉड जैसा लिखा जाता है, ऑन द इन्वॉल्व पर लिफाफे पर उसने लिखा परमात्मा। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके पश्चात क्या किया? पत्र को जो है लिफाफे में डाल दिया। जो पत्र होता है लिफाफे में डाला जाता है ना, तो उस पत्र को लिख करके उसने क्या किया? पुट द लेटर इनसाइड, अर्थात पत्र को कहाँ डाल दिया? उस लिफाफे में डाल दिया। आगे देखेंगे, एंड स्टिल ट्रबल्ड, एंड स्टिल ट्रबल्ड अर्थात परेशान सा हुआ, अभी भी परेशान हुआ, क्योंकि स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन अर्थात पूरी तरह से जब परेशान हुआ, कस्बे में गया, परेशान होकर के कस्बे में गया वो। एट द पोस्ट ऑफिस, और फिर वो कहाँ गया? पोस्ट ऑफिस में गया, डाकखाने पर। ही प्लेस ए स्टैम्प, ही प्लेस ए स्टैम्प का मतलब उसने स्टैम्प लगाई अर्थात टिकट को लगाया उस पर, ऑन द लेटर मतलब पत्र पर उसने टिकट को लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे जो है मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स आप लोग जानते हैं पोस्ट ऑफिस में टंगा होता है, लगा होता है, जिसमें कि पत्र डाले जाते हैं, पत्र रखने का पेटी जो होती है उसी में उसने डाल दिया। आगे देखेंगे, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द एम्प्लॉइज का मतलब होता है एक कर्मचारी, डाकघर का एक कर्मचारी जो था, वन ऑफ द एम्प्लॉइज अर्थात एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था? डाकिया था। पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया। हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो डाकघर में सहायता भी किया करता था। कुछ पोस्टमैन ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जानकार होते हैं, तो डाक के अलावा जो है, डाक के कार्य के अलावा भी पोस्ट ऑफिस में भी कार्य करते हैं। तो एक जो है पोस्टमैन था जो कि पोस्ट ऑफिस में भी कार्य किया करता था। बेंट टू हिज बॉस लाफिंगली हार्टली, यहाँ देखेंगे बेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। बॉस का मतलब होता है जो अधिकारी होते हैं, जो सक्षम अपर, उससे ऊपर के जो लोग होते हैं उनको बॉस कहते हैं, अर्थात जिसको कहते सकते हैं आप कि जिसको हिंदी में कहते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू के रूप में जाने जाते हैं, हेड क्लर्क के रूप में जाने जाते हैं। तो बेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। कैसे गया? लाफिंग हार्टली, लाफिंग हार्टली का मतलब होता है कि बहुत ही खुले दिल से हंसते हुए। लाफिंग हार्टली का मतलब खुले दिल से हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर के लिखे हुए पत्र को दिखाया। अपने बॉस को क्या दिखाया? उसमें परमात्मा के नाम को लिखे गए पत्र को दिखाया। नेबर इन हिज कैरियर, आगे देखेंगे, नेबर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन अर्थात एक डाकिये के रूप में अपने जीवन में कभी भी नहीं। हैड ही नोन, उसने जाना था, दैट एड्रेस का मतलब उस पते को, जो पता उसमें लिखा हुआ था,
आगे देखेंगे द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, जो हेड क्लर्क था, पोस्ट मास्टर जो था, ए फैट एमिएबल फेलो। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, पोस्ट मास्टर जो एक मोटा, एफेट का मतलब होता है एक मोटा, एमिएबल का मतलब होता है कि मैत्रीपूर्ण भाव रखने वाला, एक फ्रेंडशिप का भाव रखने वाला व्यक्ति। अर्थात ये जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, एक मोटा, एक जो है मैत्रीपूर्ण भाव रखने वाला, खुश मिजाज जिसको कहते हैं, एक सज्जन व्यक्ति भी कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति वो था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब वो भी हंस पड़ा, ब्रोक आउट लाफिंग अर्थात उसे भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब तुरंत होता है। बट एट लास्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु अचानक तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। अर्थात पहले तो हंसा, उसके तुरंत बाद वो बहुत ही गंभीर हुआ। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, एंड टैपिंग हिज लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को उसने अपने डेस्क पर, टैपिंग का मतलब होता है थपथपाते हुए, टैपिंग डेस्क अर्थात उस थपथपाते हुए अपने डेस्क पर उसने क्या किया, रख दिया। कमेंटेड, कमेंटेड का मतलब होता है उस पत्र को जो है अपने डेस्क पर थपथपाते हुए रखा और कहा। कमेंटेड का मतलब होता है कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, व्हाट फेथ का मतलब क्या विश्वास है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर है, बन रहा है व्हाट फेथ, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है प्यारे बच्चों। तो व्हाट फेथ का मतलब क्या विश्वास है, क्या यकीन है, क्या आस्था है। आई विश, आई विश का मतलब मैं सोचता हूं, आई विश का मतलब मैं जो है इसके विषय में सोचता हूं, अर्थात कि इसका विश्वास कैसा है, किस तरह से इसने इसके प्रति जो है ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित किया है। व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, अर्थात इस जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का परमात्मा पर कितना अधिक विश्वास है। फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, अर्थात जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, अर्थात जिसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार, पत्र व्यवहार, अर्थात स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, अर्थात जिसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना प्रारंभ किया, उसका कितना बड़ा विश्वास है ईश्वर के प्रति, ऐसा उसने सोचा। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, सो इन ऑर्डर, सो इन ऑर्डर का मतलब इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन प्यारे बच्चों देखेंगे, इसलिए पत्र लेखक का, द राइटर्स का मतलब होता है पत्र लेखक का। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अर्थात इसलिए पत्र लेखक का जो ईश्वर के प्रति विश्वास ना डगमगाया जाए। शेक मतलब होता है, शेक का मतलब होता है किसी के विश्वास को तोड़ना, डगमगाना। तो वो कहता है कि इसलिए जो पत्र लेखक है उसका परमात्मा पर विश्वास ना डगमगाया जाए, अर्थात परमात्मा के प्रति उसका विश्वास है उसको कम न किया जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। केम अप एन आइडिया का मतलब होता है कि उसको एक विचार आया। प्यारे बच्चों देखेंगे, पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे, आपका ध्यान जो है केंद्रित होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या विचार आया उसके दिमाग में, एक विचार आया कि आंसर द लेटर, आंसर द लेटर का मतलब होता है कि पत्र का उत्तर दिया जाए। क्या उसके मन में विचार आया कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपेंड इट, परंतु जब उसने उसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। ध्यान दें कि प्यारे बच्चों कि जब उसने पत्र को खोला, अर्थात पत्र को जो है उत्तर देने के लिए उसने ऐसा सोचा था कि पत्र का उत्तर दे दिया जाए, क्योंकि उसके जो विश्वास को ना कम कर दिया जाए, ना कम किया जाए। तो उसने जो है
पत्र का उत्तर दिया जाए, इस तरह से उसने सोचा था। लेकिन जब उसने पत्र को खोला, बट व्हेन ही ओपेंड इट, इट का मतलब लेटर, जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, जब उसने पत्र को खोला तो यह अस्पष्ट हो गया। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर हो जाना, स्पष्ट हो जाना, एक साक्ष्य मिल जाना। तो इट वाज एविडेंट, तो उसको जो है यह स्पष्ट हो गया दैट कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उसको ये समझ में आ गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी, यानी उत्तर देने के अलावा भी इसमें कुछ और चीजों की जरूरत थी, ऐसा उसने समझा। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने जो है अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने वेतन से के भाग से कुछ दिया, अर्थात उसने भी अपनी सैलरी में से कुछ मदद करने का किया, निश्चय किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज बियर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, और सभी जो उसके साथी मित्र थे उन्होंने कुछ ना कुछ कृतज्ञता आभार को पैसे के रूप में दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान के रूप में, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ, उसके दोस्त जो थे वो दानशीलता के कार्य में कुछ ना कुछ हाथ बटाए। आगे देखेंगे, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसोस, अर्थात यह संभव न था कि एक साथ जो है 100 पेसोस का प्रबंध किया जाए। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उस कृषक को वो भेजने में सक्षम हो पाए थे आधे से कुछ अधिक। ओनली सिर्फ आधे से कुछ, ओनली ये लिटिल मोर देन हाफ, अर्थात आधे से कुछ अधिक जो है वो उसको दे पाने के लिए सक्षम हो पाए थे। आगे देखेंगे, ही पुट द मनी इन द इन्वॉल्व एड्रेस, उसी पते पर जो है उन्होंने क्या किया था, उस पैसे को जो एकत्रित किया था उसी पते पर जो है उसने उनमें उसमें रखा एड्रेस में, टू लैंचो, लैंचो के लिए, एंड विथ इट ए लेटर कंटेन ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसके साथ में एक सिंगल वर्ड लिखा था। वो क्या सिंगल वर्ड लिखा था, केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा था। वो क्या लिखा था, गॉड, ईश्वर। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कि उसकी उसकी विश्वासशीलता को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उसके विश्वास में किसी प्रकार का खोटापन ना आने पावे, इसलिए उन्होंने पैसों का प्रबंधन किया था, पैसों की व्यवस्था की थी, उसके पास भेजने तक की व्यवस्था की थी। आगे देखेंगे, द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे का मतलब होता है कि अगले रविवार को लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, अर्थात अगले रविवार को अन्य दिनों की अपेक्षा, अन्य दिनों की अपेक्षा में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया। आसपास का मतलब होता है पता लगाने के लिए वो जल्दी आया। कौन, लैंचो। देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसका कोई पत्र था, ये जानने के लिए वो जल्दी आया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो स्वयं डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र को दिया था। व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जबकि पोस्ट मास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए दिखाई पड़ा। एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है अनुभव करते हुए। द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, उस आदमी का, एक नेक आदमी का एक्सपीरियंसिंग करते मतलब अनुभव करते हुए उसको देखने का प्रयास किया। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, ध्यान देंगे यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर था एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए कि इसको पत्र हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसको देखने के लिए संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से वो क्या कर रहा था, देख रहा था। डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से उस सारे दृश्य को देख रहा था। कौन, पोस्ट मास्टर। आगे देखेंगे, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज,
अर्थात लैंचो ने धन को देखकर, उस पैसे को देखकर, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अर्थात लैंचो ने उस पैसे को, धन को देख करके जरा सा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है जरा सा भी, सरप्राइज का मतलब होता है हैरानी, आश्चर्य, अर्थात लैंचो ने उस पैसे को देख करके जरा सी भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसी जैसा कि उसका जो है एक दृढ़ आस्था थी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस का मतलब जैसा कि उसकी दृढ़ आस्था थी। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना तब वो क्या हो गया? नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, क्या वो कहता है, क्या वो सोचता है कि ईश्वर जो है इस तरह की गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लैंचो, और ना ही लैंचो को मना कर सकता है, हमारी प्रार्थना को ठुकरा भी नहीं सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने निवेदन किया था ईश्वर से। अब आप जानते ही हैं कि ईश्वर से उसने क्या निवेदन किया था, कितने पैसों उसकी निवेदन किया था, कितने पैसों को मांगा था उससे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। आगे देखेंगे इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है बच्चों तुरंत ही। इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही, शीघ्र ही। लैंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लैंचो खिड़की के पास गया, क्या लेने के लिए? पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया तुरंत ही लैंचो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब होता है जो जनता के लिए, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए लेखन का टेबल होता है। ऑन द टेबल राइटिंग, ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल पर जो है वो पहुंचा। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, उबिएगा नहीं, पूरी चैप्टर को ध्यान से समझते चलिएगा। ये आपका लास्ट पैराग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर कि विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, लिंक जो है, ये जो रिंकलिंग, ये रिंकलिंग वर्ड है, रिंकलिंग का मतलब होता है भौं को मटकाना, भौं को सिकोड़ना बटोरना, इसको रिंकलिंग कहते हैं। विथ मच, मच मतलब होता है अधिक। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मीन्स होता है भौं, अर्थात जैसे जैसे वो लिखता जाता था अपनी भौं को सिकोड़ता जाता था, बटोरता जाता था, सलवटें उसमें दिखाई पड़ती थीं, माथे की सलवटें भी दिखाई पड़ती थीं। आगे देखेंगे caused by the effort he had to make to express his ideas, माने जैसे जैसे उसे विचार व्यक्त करते थे, विचार को व्यक्त करने का वो प्रयत्न करता था, उसके जो है सलवटें जो है मस्तक पर, भौं पर देखी जा सकती थी। when he finished, when he finished का मतलब जब उसने समाप्त किया। he went to the window to buy a stamp, तो वो खिड़की के पास गया, खिड़की पर गया, क्या लेने के लिए? स्टैम्प, टिकट को लेने के लिए वो खिड़की के पास गया। आगे देखेंगे विच ही लाइक्ड, उसने जो है जिसे चाटा, विच ही लाइक्ड अर्थात उसने उसे चाटा, लाइक्ड का मतलब होता है जीभ से चाटने को लाइक्ड कहते हैं। विच ही लाइक्ड, जिसने उसे चाटा। एंड देन एफिक्स टू द इन्वॉल्व विथ ए ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, और उसके पश्चात क्या किया उसने? जो उसके चाटने के पश्चात टिकट को उसने लिफाफे पर हथेली मार कर लगा दी, यानी हथेली से उसको लिफाफे पर उसको दबा करके लगा दिया। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली मार कर उसको लिफाफे पर लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट अर्थात उसी क्षण जो है, जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, ध्यान देंगे, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अर्थात उसी क्षण जब, जिस क्षण जो है मेल बॉक्स में वो लेटर गिरा, जैसे लेटर डालते हैं मेल बॉक्स में तो गिरता है, लगता है कि नीचे गिर गया, उस मेल बॉक्स में नीचे चला गया तल में, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जो था उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इट सेड का मतलब होता है कि जिसमें कहा गया था,
जिसमें लिखा था गॉड। क्या लिखा हुआ था? गॉड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर। उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था उस पत्र में? गॉड ऑफ द मनी। क्या लिखा गया था उस पत्र में कि गॉड, ऊपर क्या लिखा गया था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि परमात्मा ईश्वर वह धन जिसे मैंने आपसे याचना की थी, मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। क्या बताया उसने? कि जो धन मैंने आपसे मांगा था उससे केवल, उसमें जो है जो भी मांग हमारी थी उसमें केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचा। कितने पेसोस मेरे पास पहुंचे? ओनली 70 पेसोस रीच मी, अर्थात मेरे पास तक कितने पैसे पहुंचे? 70 पेसोस, क्योंकि उन लोगों ने केवल 70 पेसोस का ही प्रबंध कर किया था। उसमें से 30 पेसोस वो लोग नहीं प्रबंध कर पाए थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स नहीं कर पाए थे। प्यारे बच्चों, तो ये समझेंगे हम यहाँ पर। आगे देखेंगे, सेंड मी द रेस्ट। सेंड मी द रेस्ट का मतलब, रेस्ट का मतलब जो बकाया है, अर्थात सेंड मी द रेस्ट का मतलब बकाया धन मुझे भेज दो, अर्थात भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, परंतु इसे मेरे पास तक मत भेजना। थ्रू द मेल, डाक द्वारा। थ्रू द मेल का मतलब डाक से, परंतु इसे मेरे पास तक डाक के द्वारा मत भेजना या डाक से मत भेजना। अब आगे की लाइन, लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर हैं, ए बंच ऑफ क्रूक्स, ए बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स किसको कहते हैं? बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है कि ठगों का एक समूह, लुटेरों का एक समूह। तो ये जो क्या है, एक ठगों के समूह ये लोग हैं, एक इनका समूह है, एक इनका समझ लीजिए कार्य ही है, एक इनका संगठन बना हुआ है। तो ये लोग क्या हैं? ठगों के समूह हैं। तो इसलिए जो भी पैसे भेजिएगा मेरे लिए शेष, उसको जो है डाक के जरिए मत भेजिएगा। ये उसने उस पत्र में लिखा हुआ था, और नीचे लिख दिया था लैंचो, अपना नाम उसने लिख दिया था, जैसे लोग लिखते हैं अपना नाम। मेरे प्यारे बच्चों, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपकी जो परीक्षा आने वाली है, होने वाली है, उस बोर्ड परीक्षा के लिए ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। और इस वीडियो को यदि आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, देखेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, चाहे वो पैसे से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, एमसीक्यू टाइप के, सारे क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे, नो डाउट, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और मैं चाहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, तथा अपने फ्रेंड्स में अवश्य शेयर करेंगे, जिससे हर किसी के पास ये मेरा वीडियो पहुँच पावे। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर बताऊंगा इसी लेसन का, इसी चैप्टर का, और आप इसको पढ़ेंगे, पूरी तरह से आपकी मैं तैयारी कराऊंगा, जिससे आपको 100% मार्क मिले। मेरा यही प्रयास रहेगा, और पूरी तरह से मैं आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा। और आप, यदि आपकी कोई चीज़ें समझ में ना आई हों, तो आप कमेंट के रूप में हम तक भेज सकते हैं। धरा क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे जो है प्लेलिस्ट है, उससे आप पूरी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामर में मैं पढ़ा दिया हूँ, ग्रामर में भी आपको कुछ संतुष्टि मिल जाएगी, पढ़ेंगे पूरी तरह से। तो अभी कुछ ग्रामर में हमको पढ़ाना है, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, डिटेल में बताना है, थोड़ा शार्ट में भी बताने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।